सुनाओ एंजल वन। आप देखिए यहाँ पर 2386 रुपए का प्राइस देखने को मिला है एंड 2.5% की गिरावट है। इंटरडे में ये गिरावट और भी ज्यादा थी एंड यहाँ पर ये गिरावट आई है Q3 के नंबर्स के बाद। बट ऐसा क्या Q3 के नंबर में हुआ है जिसकी वजह से ऐसी गिरावट देखने को मिली है? 3,000 से स्टॉक लुढ़क कर आ चुका है 2386 रुपए पर। बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है एंड ऐसे में संभावना यही है कि अभी शायद आपका बॉटम बना ना हो। अभी ये गिरावट का दौर और देखने को मिल सकता है क्योंकि नंबर्स ये कह रहे हैं एंड आने वाले नंबर्स कुछ यही कह सकते हैं। तो पूरी बात सुनिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि एंजल वन में क्या प्रॉब्लम आई है एंड ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर स्टॉक आ चुका है। ईयर टू डेट के हिसाब से देखेंगे तो 1 जनवरी की जो प्राइस था 2970 रुपए का था, ऑलमोस्ट 3,000 रुपए का। एंड यहाँ पर आज की डेट में ये स्टॉक हमें देखने को मिला है, यानी कि जहां से एक तेजी की शुरुआत हुई थी वहीं पर हम वापस आ चुके हैं। ऐसा क्या हो गया Q3 के अंदर एंड आने वाले टाइम में होना क्या है, क्योंकि आने वाला समय यही बताएगा कि इन ब्रोकरेज कंपनीज का होना क्या है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, लेकिन पूरी बात नहीं समझे। ब्रोकरेज बढ़ाई भी गई है, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आप जो है वो ना तो नेगेटिव सोचिएगा ना ही पॉजिटिव सोचिएगा, पहले बात सुनिएगा। तो जिस तरीके की Q3 की परफॉर्मेंस रही है, काफी खराब परफॉर्मेंस रही है। एक लंबे टाइम बाद ये परफॉर्मेंस खराब हुई है। लगातार आप देखेंगे सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, बट दिसंबर के महीने में आप देखेंगे क्या हाल हुआ। ये क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आप देखिए 15 करोड़ से 1262 करोड़ का यहां पर आंकड़ा आ गया। ये काफी खराब है। ऐसे में स्टॉक तो गिरना ही था एंड कहीं ना कहीं ये भाप लिया गया था बहुत पहले कि नंबर शायद खराब आने हैं। मार्केट ने शायद पहले ही उसका वर्डिक्ट दे दिया था, ये स्टॉक लुढ़क गया 3,000 से यहां पर आ गया। अदरवाइज अगर ये 3,000 पर स्टॉक होता एंड ये नंबर आए होते तो आज की डेट में बहुत भारी गिरावट आई होती। हो सकता था कि 18-20% की गिरावट हमें देखने को मिल रही थी एक सिंगल डे में, बट वो गिरावट पहले हुई है। तो यहां पर आप देखिए सेल्स का नंबर बहुत खराब। ये नंबर बिगड़ा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके से सेबी के नियम आए हैं नए, उस हिसाब से यहां पर ना ब्रोकरेज कंपनी अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं। उस पर बात पर आते हैं, बट मार्जिन 39% रह गया है 44 के अगेंस्ट। ईयर ऑन ईयर बेसिस में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी है 38 से 39 एंड एक लंबे टाइम से यहां पर ना हम लोगों ने इस मार्जिन को टूटते हुए नहीं देखा। ये थोड़ा फ्लैट रहा है, बट उसके बाद सब सही हो गया था। सितंबर के महीने में वापस से रफ्तार आने लगी थी इस कंपनी के अंदर एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स निकल के आए आप देखिए अर्निंग पर शेयर कहां चला गया। 31.19 का ईपीएस निकल के आया। आपका क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आप देखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी गिरी इतनी है 423 करोड़ के अगेंस्ट 281 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो कहां से ये नंबर अच्छे लग रहे हैं? इवन अगर आप देखेंगे यहां पर तो ब्रोकरेज कंपनी में आपको क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखना चाहिए, ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ब्रोकरेज कंपनी है, मार्केट के अंदर जितनी ज्यादा वॉलिटिलिटी होगी उतना ही ज्यादा इन कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, ब्रोकरेज जनरेट होगा। एंड वही यहां पर ना मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी एक लंबे टाइम से, तो ब्रोकरेज अच्छा आना चाहिए था। वो चीजें यहां पर मिस आउट कैसे हो गई हैं एंड आने वाले टाइम में डर क्यों है? तो ये जो ब्रोकरेज कंपनी की रफ्तार थी अचानक से ये डेंट पड़ा है बिकॉज ऑफ यहां पर लॉट साइज चेंज हुए हैं। लॉट साइज चेंज हुए हैं, आपका वीकली एक्सपायरी यहां पर ना मोस्टली यहां पर बंद कर दी गई है। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हाल हुआ आप देखेंगे, तो बाकी यहां पर जो इंडेक्सेस आए थे नए नए उनमें क्या हाल हुआ, सिर्फ निफ्टी बचा है एंड यहां पर आपके सामने BSX, बस इतना ही है। होने को तो क्या, अभी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज भी आ रहा है, वो एक अलग बात है। बट आपके सामने दो ही यहां पर जो है ना आपके सामने बची हैं अर्निंग का सोर्स, एक मोस्टली एक बड़ी अर्निंग का सोर्स। अब आप एक बात बताइए, निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का कर दिया गया। एक निफ्टी की लॉट को खरीदने के लिए 17,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जो कि आम बात नहीं है। अब जो ट्रेडर यहां पर 2,500 3,000 का ही यहां पर ना आपके सामने लॉट खरीद पा रहा था, जिसका यहां पर ना इतना ही यहां पर एक कह सकते हैं अमाउंट देने की क्षमता है, वो तो छोटा ट्रेडर तो बाहर हो गया। क्योंकि अगर ये 17,000 की लॉट अगर यहां पर बाई चांस मार्केट के अंदर बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी आई और ये 17,000 में से आपका 7,000 उड़ गया, आपका 8,000 रुपये उड़ गया, तो आप कुछ दिन बाद काम करने लायक नहीं रहेंगे, जो कि मोस्टली स्मॉल ट्रेडर को एक बहुत ज्यादा यहां पर धक्का पहुंचा है। एंड वाकई में तो यहां पर आप ये समझिए कि आने वाले टाइम में अगर ये ट्रेडिंग कुछ ऐसे ही कम हुई तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये आपका ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ब्रोकरेज कंपनीज को। ये एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले टाइम के लिए। अभी से वो दिखी है, अभी ये जो Q4 के नंबर आएंगे यही असली चीजें दर्शाएंगे कि होना क्या है। बट ये ध्यान रखिएगा कि 75 का जो लॉट साइज आपको चेंज होते हुए दिखा है, ब्रोकरेज भी बढ़ी है।
3 गुना ब्रोकरेज बढ़ेगी जगह जगह। जैसे कि मैं जिस जगह पे काम करता हूँ, मेरा अकाउंट जहां पर है, वो 40 रुपए लेता था मुझसे पर लॉट, जब ये लॉट साइज चेंज नहीं होती। आज की डेट में वो 120 रुपए कर दिया है। तो पहले 120 रुपए ब्रोकरेज के लिए कमाओ, फिर आप यहां पर ना प्रॉफिट में आओगे। तो ब्रोकरेज ही ब्रोकरेज बैठा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग 500 रुपए के लिए यहां पर ट्रेड किया करते कि भैया एक दिन का 500 रुपए निकल आए बस इनफ है, या 1000 रुपए निकल आए इनफ है। अब तो आपका यहां पर सीधा सीधा 120 रुपए, पहले 120 रुपए कमाओ, उसके बाद ट्रेड से एग्जिट करो। तो ये काफी यहां पर ना एक एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। एंड स्मॉल ट्रेडर ही यहां पर ना ट्रेडिंग बड़ा जबरदस्त करता था, लॉटें खरीदना बहुत ज्यादा साइज में। तो ये है, तो ब्रोकरेज भी बढ़ी है लॉट साइज के बढ़ने की वजह से। बट अगर ट्रेडिंग ही कम होने लगेगी तो आप इस ब्रोकरेज बढ़ने से कितना एडजस्ट कर पाएंगे। तो अब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि जो ब्रोकरेज बढ़ी है उससे क्या भरपाई होगी, जो ट्रेडर बाहर निकला है जिससे आप कमाते थे, क्या उसकी भरपाई होगी, क्या ये रिजल्ट आना बेहतर होंगे, यही क्वेश्चन मार्क है। एंड उसका जवाब अभी नहीं मिलेगा, आने वाले क्वार्टर में मिलेगा। फिलहाल तो बात करते हैं ग्रो की। ग्रो यहां पर प्लान कर रहा है आईपीओ लाने की, एंड जिसका साइज रहने वाला है, जो वैल्यूएशन आग के चल रहा है ग्रो, 7 से 8 बिलियन डॉलर। कर लो बात। अब अगर आप यहां पर देखेंगे लमसम में बैठ जाता है यहां पर 70,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन। कैन यू इमेजिन दिस, 70,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। एंजल वन को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। कैसे? एंजल वन का जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ के अराउंड है। एंड यहां पर एंजल वन फाइनेंशियली ज्यादा यहां पर एक अचीवमेंट रही है ग्रो के कंपैरिजन। तो कायदे में तो यहां पर जो वैल्यूएशन है वो एंजल वन की यहां पर स्ट्रांग होनी चाहिए थी, ना कि बाकी लोगों की। तो यहां पर कहीं ना कहीं मार्केट यही आंकने की कोशिश करेगा कि ग्रो अगर इतनी वैल्यू पर आ रहा है तो एंजल वन की वैल्यूएशन कहां होनी चाहिए थी, एंड जीरोदा की वैल्यूएशन कहां होनी चाहिए थी। तो या तो फिर ग्रो एक ओवर वैल्यूड स्टॉक रहेगा, उसे अंडर वैल्यूड होना पड़ेगा, या कह सकते हैं उसमें करेक्शन आएगा, या फिर एंजल वन यहां पर ना उसका बेनिफिट पाएगा। अब ये क्या होगा आने वाले टाइम में पता चलेगा। एंड लास्ट देखिए, यहां पर बड़ा समझने वाली बात है कि एंजल वन में हुआ क्या। जब एंजल वन के अंदर भारी गिरावट थी तो मैं आपके सामने कवरेज जारी किया था, एंड उसके तहत मैंने आपके सामने एक चैनल बनाया था कि यहां पर आपका कुछ ना कुछ बड़ा होना है, या तो बहुत बड़ी गिरावट आनी है या बहुत बड़ा सर्ज आना है। गिरावट नहीं आई, सर्ज आया। सर्ज आया एंड स्टॉक 3,000 एक्चुअल में 3,000 से नहीं गिरा, 3,500 के अराउंड से गिरा है। बहुत बड़ी गिरावट इस स्टॉक ने देखी है। तो ये आपके सामने ग्रो का सॉरी एंजल वन का हिसाब रहा है। जहां से चले थे ऑलमोस्ट वहीं पर आ गए। आप देखेंगे कि क्या यहां पर होना है। देखिए, एक जगह याद रखिएगा, ये आपका रहेगा यहां पर 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए के आसपास से जो घूम आता है, पहले तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जगह यही है, क्योंकि अगर ये गया तो समझिए कि ये स्टॉक का जो लोअर साइड है वो और ओपन हो जाएगी कहीं ना कहीं। क्या वो होगा, देखने वाली बात होगी, ये तो समय बताएगा। बट यहां पर जो पैटर्न बना था, जहां से एक तेजी स्टार्ट हुई थी, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या कह रहा है, 2186। ये आप मान के चलिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट जगह रहेगी इस स्टॉक के अंदर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट जगह, बहुत ज्यादा। मतलब कितनी बात करें, यहीं से एक बड़ा उछाल आया था। 2186 रहा आपका 2070। ये बॉस बहुत ही क्रिटिकल जगह है। कुल मिलाकर आप ध्यान रखिएगा यहां पर कि ये आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज स्टार्ट हो जाती है वो 2200 से 2000 के बीच में बनती है। अब ये 10% के अंदर या तो कहीं से भी मूव हायर साइड के लिए ओपन हो जाए, या फिर अगर ये 10%, ये 2000 का लेवल अगर गया तो फिर कहीं ना कहीं बात बिगड़ेगी। अदरवाइज बात इतनी आसानी से बिगड़ेगी नहीं इस स्टॉक के अंदर। ये मुझे कहीं ना कहीं समझ में आता है। बाकी ये रेंज की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। ये आपका यहां पर वापस से जो एक उछाल आया ना इस स्टॉक के अंदर, इसी रेंज की वजह से आया। हम एक इंपॉर्टेंट जगह से नीचे आ गए थे। ये रेंज कहीं ना कहीं टूटना नहीं चाहिए, आसान बात नहीं है। ये है 2334, 2407, ये रेंज। तो यहां से पिछली बारी सपोर्ट लिया, वही अभी भी हुआ है। हम उस रेंज के अंदर ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है। तो देखते हैं यहां पर, बट इंपॉर्टेंट जगह है। एंड लास्ट,
तो अब मूविंग एवरेज भी अगर आप देखेंगे तो सब के सब मूविंग एवरेज टूट चुके हैं। ये आपका मूविंग एवरेज पड़ता है ऑलमोस्ट यहाँ पर 2700, जो पहला पड़ेगा 2708 2709 रुपए के आसपास, बात की बात। बट अभी आपके सामने सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस पड़ना है 2600 2650, ये आपका रेजिस्टेंस है पहला। ये पैटर्न आप देखो, क्या जबरदस्त पैटर्न की वजह से यहाँ पर गिरावट हुई है, इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, तो ये 2650 ये काफ़ी क्रिटिकल रहने वाला है एंजल वन के अंदर। ये तो बात यहाँ पर जो है वो समझ में आ रही है। ऊपर से उसके बाद मूविंग एवरेज तो आसान नहीं है, यहाँ से रैली कर पाना आसान नहीं है। वक्त दीजिए, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होने चाहिए इस स्टॉक के अंदर, लेकिन क्या बाई के लिए अच्छा रहेगा भैया? ये आप ये समझिए कि अभी कुछ भी मार्केट में ये एक्सचेंज स्टॉक हुए, ये ब्रोकरेज स्टॉक हुए, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्निंग्स आगे कैसी रहेंगी ये कुछ पता नहीं है। कितना ट्रेडर बाहर निकल गया इस मार्केट के, ये कुछ पता नहीं है। लेकिन यहां पर फियर में ही आपको अपॉर्चुनिटी बनती है। बहुत ज्यादा खराब होने के चांसेस कम है। ट्रेडर जो बाहर निकला है वो कहीं ना कहीं से अपनी जगह खोज लेगा। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, लंबे नजरिए से तकलीफ नहीं होगी। तो यहां पर वैसे भी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो काफी छोटे मार्केट कैप पर आ चुका है एंजल वन। तो अगर थोड़ा सा और डिप मिल जाए तो मेरे ख्याल से एक लंबा नजरिया देखा जा सकता है एंजल वन के अंदर, खराबी नहीं रहेगी। ये एक समझ में आता है, क्योंकि ब्रोकरेज का धंधा बिगड़ा है, लेकिन इतना नहीं बिगड़ा है कि भाई सब कुछ ढह गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ तो नहीं ढहेगा। तो ये बात क्लियर है। बट हाँ, असमंजस है। अर्निंग जिस तरीके खराब आई है, मुझे लगता है कि Q4 में और खराब हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा ट्रेडर बाहर निकला है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर थोप रहा हूं। ये कोई बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने आपके सामने रखा है जो मुझे लग रहा है। बाकी आपको कुछ पॉइंट मिल रहे हो यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी के लिए तो यहाँ से लीजिएगा, अदरवाइज अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा और डरिएगा नहीं। करेक्शन बहुत ऊपर से हो चुका है। हालांकि जिन्होंने हाईएस्ट साइड खरीद रखा है उनको तो प्रॉब्लम है, वो तो डरा डरा घूम रहे हो कि भैया क्या होगा। तो बॉस, मार्केट कैप और कंपनी की वैल्यूएशन नाम की कोई चीज़ होती है। कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा अगर और ठंडा हुआ तो कुछ यहाँ पर देखिएगा, अपने ब्रोकर एडवाइस से पूछकर कुछ करने की कोशिश करिएगा। इसमें कुछ एवरेज का स्ट्रेटजी कुछ लग रहा हो अगर आपके ब्रोकर को या एडवाइजर को, तो वो कुछ करने की यहाँ पर ना आप देखिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर ना प्रॉब्लम तो है ही हाईयर साइड वालों को। बट लोअर साइड जैसे खरीदारी करनी है उसके लिए तो फ्रेश माल मिल रहा है आपको बस यहाँ पर देखना है कि भाई ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, बाकी सब देखे जाएंगे। तो ये बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।